हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है स्टोरीज फॉर वर्क। इसका मतलब ऐसी कहानियाँ सुनाओ जो ज़िंदगी के साथ साथ बिजनेस भी बदल दे। इनका लेखक का नाम है गैब्रिएले डोलान। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। साल 2017 में रिलीज हुई किताब स्टोरीज फॉर वर्क में लेखिका ने बताया है कि शानदार स्टोरी टेलिंग से बिजनेस प्रोफेशनल को किस तरह मदद मिलेगी। यह किताब पढ़कर आपको ये पता चलेगा कि कहानियों के जरिए कैसे आज के दौर में गोल्स को अचीव करना है। इस किताब के माध्यम से लेखिका ने प्रैक्टिकल सलाह दी है। यह बुक किसके लिए है? ऐसा कोई भी जिसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल में काम करना हो, ऐसे लोग जिन्हें स्टोरी टेलिंग में दिलचस्पी हो, प्रोफेशनल बिजनेसमैन, ऐसा कोई भी जिसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल में काम करना हो। तो चलिए अध्याय नंबर 1 को शुरू करते हैं। स्टोरी टेलिंग एक बहुत पुराना आर्ट है। अगर हम गौर करें तो हमारी चारों तरफ कहानियाँ चल रही है। देरी है तो बस उन कहानियों की पहचान करने की। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इतनी कहानियाँ बिजनेस से कैसे जुड़ती है? हम कभी भी अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ने का काम नहीं करते, लेकिन हम ऐसा करना चाहिए। संवाद कई तरीके होते हैं, उनमें से एक बहुत ख़ास तरीका होता है जिसे हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं। इस माध्यम से कठिन संवाद को लोगों को समझाया जा सकता है। अगर आपको भी बिजनेस करने में रुचि है तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप अपने बिजनेस को आसान बना सकते हैं। आपके करियर के सफ़र में कई बार ऐसा हो सकता है जब आपके दिमाग में कुछ भी नया क्रिएट ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगने लगे कि आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है। कई बार आपके मन में निराशा के इमोशन भी आ सकते हैं। उस समय आपको एक बात याद रखनी है कि आप अकेले नहीं। ये किसी भी बिजनेस में एक नॉर्मल चीज़ है। इसे बाहर आने के लिए एक पावरफुल रेमेडी भी है जिसे स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। स्टोरी टेलिंग को मॉडर्न प्रॉब्लम के लिए एंशियंट एंटीडोट भी कहा जाता है। इसको ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका उपयोग आज से नहीं हो रहा, बल्कि हज़ारों साल पहले से कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके इतिहास को पीछे भी छोड़ दें तो क्या ये आज के वर्क कल्चर में मदद कर सकती है? इसका जवाब यही है कि भले ही आप अकेले हो या फिर आपकी कोई कंपनी हो, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आज भी आप अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये तरीका आज के समय में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पोस्टल सर्विस का एग्जाम्पल दिया है। हाल ही के सालों में जब से ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत हुई थी तब से पोस्टल सर्विस में गिरावट देखने को मिलने लगी थी। फिर साल 2015 में अमेरिका की पोस्टल सर्विस ने स्टोरी टेलिंग की शुरुआत की। इसका उन्होंने ग्रेप वाइन नाम रखा था। इस तरह के इवेंट से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिला था। कहानियों के माध्यम से लोगों ने खुद को कंपनी से जोड़ने की शुरुआत भी कर दी थी। इसके बाद तो बस करिश्मा देखना ही बचा था। कंपनी के शेयर ने 50% से 97% की ग्रोथ दिखाई थी। अध्याय नंबर 2। अच्छी कहानियों से इमोशन का जन्म होता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी मूवी को देख रहे हो और उसके क्लाइमैक्स में आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे हो? ये सवाल आप खुद से पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहानियों से मैजिक के साथ ही साथ साइंस भी होता है। किस्से और कहानियाँ आपके जज्बात से निकलकर जहन में सफ़र करती है। पता नहीं कितनी बार ऐसा होता है कि आप कहानियों के किरदारों में खुद की तलाश करने लगते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये कहानियाँ एक तरह से शानदार कम्युनिकेशन का जरिया होती है। इसका कनेक्शन सीधा हमारे दिल और दिमाग से होता है। इससे इंसानी जज्बात का जन्म होता है। अब आप खुद सोचिए कि जब कहानियों से इतना कुछ हो सकता है तो फिर इसका यूज बिजनेस में क्यों नहीं किया जा सकता? सभी जानते हैं कि इंसान एक इमोशनल क्रिएचर है जिसके पास महसूस करने की अद्भुत क्षमता है। इस फीलिंग को एक अच्छी स्टोरी से प्रभावित किया जा सकता है।
लेखिका और साइंस जर्नलिस्ट के इसके पीछे का रीजन नियोकॉर्टेक्स को बताते हैं। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का वो हिस्सा होता है जहाँ से इंसानी दिमाग में इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है। इन सब के बावजूद एक और साइंटिफिक तरीका है जो बताता है कि कहानियाँ इतनी पावरफुल क्यों होती है। उसके हिसाब से कहानियों से हमारे इमोशन का जन्म होता है। जब इमोशंस का जन्म हो ही जाता है तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फैसला लेने में इमोशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। एग्जाम्पल के लिए डेटा पर नज़र डालते हैं। इस डेटा के अनुसार जो मार्केटिंग लॉजिक के हिसाब से तैयार की जाती है वो ग्राहकों के ऊपर बस 16% ही असर डालती है, जबकि जो मार्केटिंग इमोशन को लेकर तैयार की जाती है वो ग्राहकों के ऊपर 32% तक असर करती है। इसका मतलब साफ है कि आप अपने बिजनेस के ऊपर ले जाने के लिए स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए हम हॉलीवुड मूवी टाइटैनिक के पास चलते हैं। उस मूवी को याद करके आपको क्या याद आता है? उस मूवी के साथ आपको ट्रेजेडी याद आती होगी, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने कई लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी आप उस स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। उस कहानी में दिखाई गई प्रेम कहानी से कनेक्ट करते हैं। आप उस प्रेम से इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उसे कहानी के रूप में दर्शाया गया है। अक्सर दो तरह की कहानियाँ होती है, एक कहानी डिजास्टर के ऊपर होती है और दूसरी कहानी जीत बताती है। जैसे कि टाइटैनिक में आपको डिजास्टर दिखा था। अब आप सोचिए कि क्या डिजास्टर सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड मूवी में ही हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। डिजास्टर आप अपने आम जीवन में भी महसूस कर सकते हैं। इस डिजास्टर को आप अपने बिजनेस में भी देख सकते हैं। इसलिए लाइफ में हमेशा हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेखिका अपने एक्सपीरियंस से बताती है कि लाइफ से बड़ा अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी नहीं होता, इसलिए इंसान को हमेशा सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि किसी भी डिजास्टर को हम अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इसका जवाब देते हुए लेखिका कहती है कि लाइफ में हर तरह की परिस्थिति से सीख मिलती है। हमें उन सीखों को अपने बिजनेस में यूज़ करना चाहिए। लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए हमेशा ही अपने एक्सपीरियंस को सही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हम एक हेल्थ केयर कंपनी का एग्जांपल देख सकते हैं। कंपनी का नाम बुपा है। इस कंपनी ने बेहतर कामकाज के लिए वर्क फोर्स को बढ़ा दिया था, लेकिन इनके सामने एक ही यह सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को सही इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टोरी टेलिंग की मदद ली थी। उन्होंने स्टोरी टेलिंग के कई सारे इवेंट रखे हुए थे। उन इवेंट्स में कई लोगों ने हिस्सा लिया था। सभी ने अपनी ज़िंदगी की कहानियों को साझा किया था। इससे कंपनी के मेंबर्स को ये पता चला कि लाइफ में किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लेकर आना पड़ता है। अगर आपके पास सही मोटिवेशन है और इसके साथ ही आपके पास उस तरफ चलने के लिए रास्ता भी है, तो बस हिम्मत का सहारा लीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की शुरुआत कर दीजिए। किस्से और कहानियों की कला से आप अपने बिजनेस को एक नया नज़रिया भी दे सकते हैं। उस नज़रिए के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें। अध्याय नंबर 3, टेंशन को संभालने की कोशिश करिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये सवाल आपके लिए कि वो कौन से फैक्टर है जिसमें कोई भी बिजनेस बेहतर ढंग से चल सकता है। इस सवाल के जवाब के लिए सैकड़ों तरकीबें मौजूद हैं, लेकिन रियलिटी में 3 फैक्टर है जिससे कोई भी बिजनेस बेहतर ढंग से चल सकता है। ये सभी फैक्टर्स उस बात से जुड़े हुए हैं कि किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा व्यवहार होता है। तीनों में से पहला फैक्टर है ऑटोनॉमी। ये देखा गया है कि ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा जिम्मेदारी देने से एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट हो जाते हैं। वो ज़्यादा फोकस के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। काम करने वालों को जिम्मेदारी के साथ अगर आप स्वतंत्रता भी देते हैं तो उनके अंदर वर्क प्लेस के प्रति ट्रस्ट और ईमानदारी भी बढ़ती है। दूसरा फैक्टर आता है इन्वेस्टमेंट। आज के समय में कई कंपनियों को देखा गया कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती है। ऐसा करने से अल्टीमेट फ़ायदा कंपनी को ही होता है। काम करने वाले को भी लगता है कि उसकी और उसके टाइम की कंपनी को ज़रूरत है। इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से एम्प्लॉयज़ का सेंस ऑफ ट्रस्ट कंपनी के प्रति अच्छा होता है।
तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है मिशन। इस मिशन को आप सीईओ की स्पीच वाला मिशन नहीं समझ लीजिएगा। ये मिशन है वर्क प्लेस वाला। वर्क प्लेस में ऐसा माहौल होना चाहिए कि काम करने वाले के अंदर पॉजिटिव फीलिंग आ जाए। अपनी ज़िंदगी या बिजनेस में आने वाले टेंशन के पहलू को भी आप कुछ कहानियों की तरह ही लेने की शुरुआत कर दीजिए। जिस तरह डिजास्टर और जीत कहानी का हिस्सा हो सकते हैं, उसी तरह बिजनेस में आने वाली टेंशन भी आपकी ही कहानियों का हिस्सा है। अपनी कहानी का रोल मॉडल बनाने की कोशिश में लग जाइए। जितनी जल्दी आप इस कोशिश की शुरुआत कर देंगे, उतनी ही जल्दी सफलता भी आपके बिजनेस के आसपास आपको नज़र आने लगेगी। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आखिर अपनी कहानी का रोल मॉडल कैसे बने। इस सवाल का आना भी लाजमी है कि सभी चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनका ही कंट्रोल हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब चीज़ें बिगड़ने लगती है तो अच्छे से अच्छा आदमी आपा खो देता है। वो इस तरह से बिखरता है कि उसकी समझ ही ख़त्म हो जाती है। लेखा बताती है कि जब भी आपके सामने बुरी परिस्थिति आए तो खुद को मजबूत रखने की कोशिश करिए। खुद को बताइए कि इस कहानी का अच्छा समय आने वाला है। अच्छा समय तभी आएगा जब आप इस सिचुएशन से एक वॉरियर की तरह लड़ेंगे। ये लाजमी सी बात है कि कई लोगों के लिए खुद की स्टोरी की तलाश करना काफ़ी मुश्किल होता है। उन्हें पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे और कब करनी है। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी खुद की कहानी तलाश करनी है तो फिर लेखा आपको एक सलाह देती है। वो सलाह यह है कि रोज़ की ज़िंदगी को देखने की कोशिश करिए। किसी बड़े इवेंट की तलाश में रोज़ की ज़िंदगी को नज़रअंदाज मत कर दीजिएगा। लेखा ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि हम किसी मैराथन में भाग नहीं रहे हैं। हमें कोई भी रेस जीतने की कोशिश नहीं करना है। अगर आपको कुछ जीतना ही है तो सबसे पहले खुद को जीतने की कोशिश करिए। एक लड़ाई की शुरुआत कीजिए। ये लड़ाई आपकी खुद से ही होने वाली है। अपनी ज़िंदगी की कहानी की तलाश आपको ही करनी है। इसके लिए आप एक अप्रोच ज़रूर बदल सकते हैं। कैसा अप्रोच आपको अपनाना चाहिए? वर्क रिलेटेड स्टोरीज की तलाश करिए। एक टेबल में 4 रो बनाइए। उसमें त्रासदी, विजय, टेंशन और ट्रांजिशन का एक कॉलम बनाइए। अब उसमें उन सभी जॉब्स को फिल करिए जो आपने की है। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाए तो फिर हर टॉपिक से एक जॉब को पिक करिए। अब उनसे कहानी निकालने की कोशिश करिए। आपके पास आपकी 4 कहानियाँ मौजूद होगी। इन चारों कहानियों से सीखिए कि गलती कहाँ कहाँ हुई थी। क्या आपको अपने बिजनेस में नहीं करना। इस तरह आप नॉन वर्क रिलेटेड टॉपिक से भी अपनी खुद की कहानियों की तलाश कर सकते हैं। जब ऐसा आप कर चुकेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर तो कहानियों की बरसात है। अध्याय नंबर 4। क्या कहानियाँ सुनना बहुत आसान है? अगर आपसे बोला जाए कि कहानियों का भी एक फ्रेमवर्क होता है, इसका भी स्ट्रक्चर होता है, तो आप क्या सोचेंगे? ऐसा लेखा नहीं बल्कि ग्रीक फिलोसोफर मानते थे। उनके हिसाब से कहानियाँ का भी फ्रेमवर्क होता है, वो भी 3 स्टेप्स में। उस फ्रेमवर्क के 3 स्टेप्स होते हैं, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। चलिए आपको बताते हैं कि पहला स्टेप कैसे होता है। किसी भी कहानी की शुरुआत तय करती है रीडर उसे पूरा पढ़ने या सुनने वाला है कि नहीं। इसलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेखिका बताती है कि आपकी कहानियों की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वालों को उसका मोटिव मिल जाए। अगर उसे प्रेम चाहिए तो उसे उसकी प्रेमिका की याद आने लगनी चाहिए। कोई भी श्रोता आपकी कहानी से कितनी देर के लिए जुड़ेगा, इसका फैसला भी आपके कहानी के शुरू होने के साथ ही हो जाता है। कहानी में आगे आगे बढ़ते समय जब किसी भी कहानी का मिडिल आता है तो मतलब साफ हो जाता है कि हम कहानी के दिल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको सुनने वाले के सामने डिटेल पेश करनी पड़ती है। यहाँ पर तय होता है कि आपकी कहानी हिट होगी या फिर फ्लॉप। श्रोता के नब्ज को पकड़ने का समय भी कहानी के मिडिल में ही आता है। अगर आपसे स्टोरी टेलिंग आती है तो इस समय आप सुनने वालों को एकदम जकड़ लेंगे। कहानी सुनाने वाले की यही कला होती है। कहानी के बीच में हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो भी डिटेल आप देना चाह रहे हैं वो सही भी हो और सटीक भी हो। उस डिटेल का वास्ता भी कहानी से ही होना चाहिए।
एक बात और ख्याल रखना चाहिए कि ये है, कहानी आपने सब्जेक्ट से भटक तो नहीं रही। हमेशा यही देखने को मिलता है कि कहानी की शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन बीच में आते आते वो अपने सब्जेक्ट से ही भटक जाती है। आपको इस बात को पकड़ के रखना है कि बीच का हिस्सा कहानी का दिल होता है। दिल को जीतने की शुरुआत भी यहीं से होगी। अब बात करते हैं अगले पड़ाव की, वो है कहानी का समापन यानी एंडिंग। आपकी कहानी एंडिंग भी कसी हुई होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वालों को ये ना लगे कि उसका समय खराब हो गया है। कहानी का समापन अच्छा हो इसके लिए भी 3 तरीके होते हैं, जिसे ब्रिज, लिंक और पॉज कहा जाता है। कभी कभी कहानी को एक ऐसा अंत की ज़रूरत होती है जिसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा हो। ऐसी कहानी के लिए ब्रिज की ज़रूरत होती है। जब आपकी कहानी ख़त्म हो जाए तब भी आपका काम ख़त्म नहीं होता। उस समय ज़रूरत होती है एक पॉज की। ये जैसे सुनने में लग रहा है, इसकी ज़रूरत उससे भी ज़्यादा। पॉज देने से आपकी ऑडियंस को समय मिलता है कि वो कहानी के मैसेज से खुद को रिलेट कर सके। अध्याय नंबर 5। पावरफुल स्टोरी में ह्यूमर का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपका इंटरेस्ट स्टोरी टेलिंग में है तो अब तक आप अपनी कहानी की पहचान करना और उसे स्ट्रक्चर करना सीख चुके हैं। अब आपको एक और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में सीखना है। यह है अच्छा कंटेंट। एक बात कभी नहीं भूलिएगा कि कंटेंट ही किंग होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी से लोग कनेक्ट कर सके तो आपको कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे। सबसे पहला मूल मंत्र ही है कि कहानी संक्षिप्त रहनी चाहिए। कहानी में कसावट होनी चाहिए। अगर कसावट नहीं होगी तो आपकी कहानी अपने उद्देश्य से भटकती हुई दिखेगी। पहले के अध्याय में आपने पढ़ा है कि कैसे किसी भी कहानी को इंट्रो छोटा होना चाहिए। इसी के साथ अपने कहानी के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा है। अगर आप बिजनेस स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आपको एक थंब रूल याद रखनी चाहिए। यह थंब रूल यही है कि आपकी कहानी को सुनने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। किसी भी कहानी को लेकर एक और चीज़ को याद रखना ज़रूरी है, वो ये है कि हर कहानी की एक नाजुक सी जान होती है। उस नाजुकपन को आपको बनाकर ही रखना पड़ेगा। अगर आप कहानी सुना रहे हैं उस समय आपको ये कोशिश करनी है कि अपनी ऑडियंस तक अपने पूरे जज्बात के साथ पहुंचा सके। अगर ऐसा करने में आप कामयाब होते हैं तो फिर आपकी कहानी भी लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। ज़्यादातर देखा भी यही गया है कि लोग ऐसे स्पीकर से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ वल्नरेबल रहेंगे तो आप देखेंगे कि ऑडियंस भी आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करेगी। यही ताकत है वल्नरेबिलिटी की। इस ताकत का इस्तेमाल सही से करिए। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप खुद को परफेक्ट जाहिर ना करें। इतनी बात से ये तो साबित होता है कि वल्नरेबिलिटी स्टोरी टेलिंग की एक पावरफुल डिवाइस है। लेकिन अभी एक पहलू और बचा हुआ है, वो है ह्यूमर। ह्यूमर एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता तो फिर ह्यूमर आपकी कहानी के लिए बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। यह कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह होता है, जिसे चलाने के लिए आपको कृष्ण होना पड़ेगा। अधिकतर लोग इसका यूज कैरेक्टर के लिए करते हैं या फिर स्टोरी को तड़का लगाने के लिए, लेकिन अगर आप इसका दिमाग से यूज करना सीख जाए तो फिर ये आपकी कहानी को किसी और लेवल तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आपको स्टोरी टेलर बनाना है तो फिर आपको ह्यूमर के महत्व को भी समझना पड़ेगा। इसके सही उपयोग से आप ऑडियंस के दिल को जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका उपयोग नहीं सीखा और हवा में तीर मारने लगे तो फिर इसका गलत असर आपकी कहानी पर पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि ह्यूमर का यूज आप अपनी कहानी को जोड़ने में करिएगा। इसके उपयोग से आप अपनी कहानी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। कई बार आपने ऐसे भी स्पीकर को सुना होगा जिनके शब्दों से ऑडियंस खुद को जोड़ लेती है। आखिर ऐसा कैसा होता है? क्या वो इतना सच बोलते हैं? आपको बता दें कि वो सच नहीं बोलते, वो बस अपने आर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। जब वो स्टेज में रहते हैं तब उनकी मेहनत बोल रही होती है।
इसलिए कहा भी गया है कि बिना तैयारी के जंग में नहीं उतरा जाता। अगर आपकी तैयारी ही कमज़ोर रहेगी तो फिर युद्ध तो आपको हारना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आपकी आंखों में भी स्टोरी टेलर बनने का ख्वाब पल रहा है तो फिर उस ख्वाब को बड़ा होने दीजिए। उसके ऊपर मेहनत करिए। जितनी मेहनत आप सोच भी नहीं सकते, उतनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हीरा भी तभी तैयार होता है जब वो कोयले में तपता है। तपना तो पड़ेगा ही। तैयारी मजबूत रखिए। अध्याय नंबर 6, बिजनेस सिनेरिया के लिए भी कहानियाँ होती है। कोई भी कहानी को उसका असल मुकाम तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप उसे शेयर नहीं करते। लेकिन आखिर ये करना कैसे है? आप जानते हैं कि ये बिजनेस का वर्ल्ड बहुत बड़ा है। कई ऐसे मौके आपको मिलेंगे जब आप अपनी कहानी बता पाएंगे, लेकिन हर बार सिचुएशन अलग अलग रहेगी। याद रखिएगा कि बिजनेस संवाद के लिए कहानियाँ एक स्विस नाइफ की तरह होती है। इनसे कई बार काफ़ी जटिल समस्याओं का हल हो जाता है। इसलिए स्टोरी टेलिंग को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाइए। अगली बार जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए खड़े होइएगा, अपनी किसी कहानी के साथ में लेकर जाइएगा, या फिर कहानी को ही प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना दीजिएगा। तब आपको पता चलेगा कि कैसे लोग आपसे कनेक्ट होंगे। आप अपने हाथों की तरफ देखिए। क्या ये आपके ही हाथ हैं? उंगलियां को देखिए। ये सब आपके शरीर का ही पार्ट है। आपको सब याद है। तो पहले तो आपने दिमाग को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपको आपकी बॉडी से जुड़े रहने के लिए आपका दिमाग बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक उसी तरह आपके बिजनेस को जोड़कर रखने के लिए आपकी कहानी भी बहुत मेहनत करेगी। सोचिए कि आप किसी सुबह उठे और उठने के बाद भी आपको लगे कि आप सो रहे हैं, या फिर आपको लगे कि आप सपना देख रहे हैं। आपके अंदर से जागने के भाव ही ख़त्म हो जाए। आपको पता ही चलना बंद हो जाए कि आप उठे हैं कि सो रहे हैं। हर समय बस ये एहसास हो कि आप सपने में हैं। क्या यह कहानी आपको हॉलीवुड की किसी फिल्म की लग रही है? ठीक ऐसा ही कनेक्शन आपको अपनी कहानी के साथ बनाना है। जब ऐसा कनेक्शन आपका कहानी के साथ होगा, तभी ऑडियंस का सपनों वाला कनेक्शन आपके साथ होगा। किसी भी स्टोरी टेलर के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका और उसके ऑडियंस का कनेक्शन। अध्याय नंबर 7, अपनी कहानी को खुद एडॉप्ट करना सीख लीजिए। सोचिए कि आप किसी प्लेन की खिड़की से बाहर उसके विंग प्लेट को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे हवा के हिसाब से वो अपने आप को फ्लेक्सिबल करता है। ठीक उसी तरह से आपको अपनी स्टोरी के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जैसी स्टोरी रहेगी वैसा ही आपको भी होना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी एक ही कहानी को बदलते रहिए। यहाँ मतलब यह है कि आपके पास अलग अलग तरह की कहानियाँ होनी चाहिए। लोगों को एक सामान्य तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। वो ये है कि उनकी 1-2 स्टोरी तो काफ़ी पसंद आती है, उसके लिए उनके काफ़ी तारीफ भी मिलने लगती है। फिर होता कुछ ऐसा है कि स्पीकर हर स्टोरी को वही रंग देने की कोशिश करता है। यह तकनीक गलत है। हर कहानी एक जैसा नहीं हो सकता। फिर सुनने वालों को भी अंदाज़ा हो जाता है कि आज इसके पिटारे में से क्या आने वाला है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको कभी भी ऑब्वियस नहीं होना है। श्रोतों को पता नहीं होना चाहिए कि अब स्पीकर के पिटारे से क्या निकलने वाला है। जब तक आप उन प्रिडिक्टेबल रहेंगे, आपकी स्टोरी भी आपकी ऑडियंस को पसंद आती रहेगी। इसलिए ही इसके पहले आपको बताया गया था कि आपके पास अलग अलग तरह की कहानी रहनी चाहिए। जितनी वैरायटी रहेगी, आपको भी स्टोरी टेलिंग में उतना ही मज़ा आएगा। स्टोरी टेलिंग में जितना महत्व स्पीकर स्टाइल का है, उतना ही महत्व राइटिंग का भी है। इसलिए आपको अपनी राइटिंग के लेवल पर भी लगातार काम करते रहना चाहिए। लिखना वही है जो दिल से निकलता हो, क्योंकि लोगों के दिलों तक पहुंचना है। किसी भी आर्ट में महारत प्रैक्टिस से आती है। इसलिए कोशिश करिए कि जितना हो सके उतनी राइटिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। राइटिंग के लिए आप ब्लॉग का सहारा भी ले सकते हैं। आज के दौर में लोग काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग पढ़ना पसंद करते हैं। आप भी ब्लॉग की मदद से अपनी एक अलग ऑडियंस तैयार कर सकते हैं। इस समरी से आपको पता चल गया है कि बिजनेस की फील्ड में भी स्टोरी टेलिंग का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। कुल मिलाकर स्टोरी टेलिंग एक पुराना आर्ट है। इसकी पूजा तब भी होती थी
और आज भी होनी चाहिए। जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही इस आर्ट का महत्व भी बढ़ेगा। क्या करें, अच्छी स्टोरी की तलाश है, इसकी तलाश पूरी हो जाएगी। बस आपने आसपास देखते रहिए, बड़े इवेंट की तलाश मत करिए, छोटी छोटी जगहों में आपको बड़ी बड़ी कहानियाँ मिलने वाली है।